तो भौतिक विज्ञान का पहला पाठ आज से शुरू कर रहे हैं। और तो प्रकाश, प्रकाश किसे कहते हैं प्रकाश एक बताओ? प्रकार की ऊर्जा है प्रकाश एक प्रकार सर, की ऊर्जा होती है जो जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। यस प्रकाश सर। को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम विभिन्न वस्तुओं को वस्तु को देख देख सकते सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं नहीं देगी। देगी। अगर अंधेरे कमरे में जाते हैं हम तो वहां कुछ दिखाई देता है? नो सर। नहीं। अगर हम टॉर्च लेकर के जाएं और वहां पर जब टॉर्च की रोशनी डालते हैं तब हमको चीजें दिखाई देनी शुरू होती हैं। तो जब हमको चीजें दिखाई देने लगती हैं तो हम कहते हैं कि प्रकाश है, और जब हमको चीजें नहीं दिखाई देती हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर प्रकाश नहीं है। नहीं है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। ठीक। अब प्रकाश के और भी क्या क्या गुण होते हैं? तो प्रकाश के विद्युत गुणों के चुम्बकीय बारे में, तरंगों के रूप में चलता है। हाँ, प्रकाश जो है यह वो विद्युत प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश और स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन इनकी सहायता प्रकाश से दिखाई वस्तुएं नहीं दिखाई देता है, देती हैं। लेकिन हाँ, इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। और प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, यानी जिस वस्तु के आर पार प्रकाश चला जाता है वो वस्तु क्या कहलाती है? पारदर्शी कहलाती है। किसी भी पारदर्शी माध्यम से आर पार चला जाता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पारदर्शी होती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपारदर्शी होती हैं। तो जिनके आर पार प्रकाश नहीं जा पाता उन वस्तुओं को अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो प्रकाश जो है वो पारदर्शी वस्तुओं के आर पार चला जाता है और अपारदर्शी वस्तुओं के आस पार नहीं जा पाता है। नहीं जाता है। और प्रकाश जो होता है वो एकदम एक सीधी रेखा में चलता है। अगर प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी चीज आ जाए तो प्रकाश की किरणें वहीं पर रुक जाती हैं, फिर उसको आर पार नहीं जा पाती। या ऐसा होगा कि मुड़ के नहीं चली जाएंगी, कि अगर बीच में कोई अवरोध आ गया तो पता लगा मुड़ के किनारे से चली गई। ऐसा नहीं होगा। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। और चमकदार तल पर अगर पड़ता है प्रकाश तो प्रकाश परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे हवा से जब पानी में जाए या हवा से कांच में जाए, तो उसका अपवर्तन हो जाता है, यानी वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है किरणें उसकी। तो इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। अभी इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। तो प्रकाश जो होता है वो, सूर्य का प्रकाश जो आता है उसमें तीन प्रकार की तरंगें होती हैं। एक होती हैं अवरक्त किरणें, एक होती हैं दृश्य प्रकाश, और एक होता है पराबैंगनी किरणें। तीन प्रकार की किरणें होती हैं। तो जो बीच वाली किरणें हैं वही, उनकी उपस्थिति ही हमको वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, यानी दृश्य प्रकाश उसको कहते हैं। और उसकी तरंगदैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक। जो तरंगदैर्घ्य नापी जाती है एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है। एक एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। तो जो दृश्य प्रकाश होता है उसी की उपस्थिति में हमको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर किसी प्रकाश किरणों की तरंगदैर्घ्य 3900 से कम है तो उसको हम कहते हैं अवरक्त विकिरण, और अगर 7800 से ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं पराबैंगनी विकिरण। ठीक। फिर आता है प्रकाश का विवर्तन। अगर कोई वस्तु बहुत छोटी होती है तो क्या होता है? उसकी छाया नहीं बनती है, तो उससे प्रकाश जो होता है वो इधर उधर किनारों से मुड़ जाता है। अगर कोई वस्तु बहुत पतली है, जैसे मान लो हम कोई आलपिन लें और उस पर प्रकाश डालें दूर से, तो क्या होगा? उस आलपिन की छाया दूर पर दीवार पर इतनी जल्दी नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो आलपिन की सतह से स्लिप करके और निकल जाती हैं। तो इस घटना को कहते हैं विवर्तन। तो यदि प्रकाश के मार्ग में रखी कोई वस्तु बहुत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के स्थान पर क्या होता है? वस्तु के किनारों से मुड़ जाता है। इस घटना को ही हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक। फिर इसके बाद
आता है प्रकाश का परावर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या जानते हो तुम? पढ़ चुके हो इसके बारे में पहले भी, 8वें में भी पढ़ चुके हो, कक्षा 8 में भी। बताओ। प्रकाश जैसे हम कोई गेंद, टकरा कर किसी गेंद को, परावर्तित हाँ होती है, परावर्तित। हाँ, जब जैसे हम प्रकाश किसी की गेंद को तल अगर से हम किसी टकरा- दीवार पे मारें, अगर किसी गेंद को हम किसी दीवार पे मारें तो क्या होता है? सर वापस आएगी वो। टकरा करके दीवार से वापस आ जाती है। वापस आ तो जाएगी। उसी हाँ, तो इस घटना को कहते हैं हम परावर्तन। यानी वो चीज टकरा करके वापस आ गई उसी दिशा में, उसी माध्यम में। तो प्रकाश भी ऐसे ही, प्रकाश की जो किरणें होती हैं अगर किसी चमकदार तल पर पड़ती हैं तो उससे टकरा करके उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन चमकदार तल से अगर होता है तो संपूर्ण प्रकाश का लगभग हो जाता है, लेकिन अगर किसी चमकदार तल पर नहीं पड़ता है तो प्रकाश जो होता है वो कुछ अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग उसका परावर्तित हो पाता है। ठीक, तो इसलिए चमकदार तल की परिभाषा में इसलिए चमकदार तल की बात कही जाती है, जिससे क्योंकि चमकदार तल से परावर्तन जो होता है वो अधिकतम होता है। तो प्रकाश की किरणों का किसी चमकदार या चिकने तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसी माध्यम में यहाँ पर जरूरी है, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण गई है सतह से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस आए, किसी और माध्यम में ना चली जाए। तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो अब देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में और कौन कौन सी बातें आती हैं। ठीक, तो एक परावर्तक तल होता है। सामान्य रूप से हम परावर्तक तल जो होता है वो हम एक दर्पण को मानते हैं, एक दर्पण बना लेते हैं। दर्पण क्या होता है? एक कांच की पट्टी होती है जिसके पीछे एक तरफ पॉलिश की जाती है। तो हम इसको इस तरह से दिखाते हैं कागज पर। कागज पर हम दर्पण को इस तरह से दिखाते हैं। जो ये लकीरें हम बना रहे हैं इसका मतलब है कि ये इस साइड में पॉलिश है, और इधर की तरफ से अगर हम देखेंगे तो चमकदार दिखाई देगा। एक साइड में पॉलिश होगी तो दूसरी तरफ से उसको हम परावर्तन करेंगे। तो दूसरी तरफ वाला हिस्सा जो होता है, जिधर से शीशे में हम अपना मुंह देखते हैं, जैसे हम अपना जिस दर्पण में अपना मुख देखते हैं बाल खींचने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, तो उसमें क्या होता है? वो एक कांच की पट्टी होती है, उसी के ठीक पीछे की तरफ पिछली सतह पर उसकी पॉलिश होती है। तो हम सामने की तरफ से उसमें देखते हैं तो हमको अपना चेहरा उसमें दिखाई देता है। तो इस सतह को कहते हैं जिस पर पॉलिश नहीं होती है, इस वाली सतह को हम कहते हैं परावर्तक तल। ये जो है इसका, ये क्या कहलाएगा? परावर्तक तल। दर्पण की वह सतह जिस पर से प्रकाश टकराकर परावर्तित होता है, उस तल को हम उसका परावर्तक तल कहते हैं। अब जब प्रकाश की किरणें जाएंगी, दर्पण पर पड़ेंगी, तो जो किरण दर्पण की तरफ जाती है, जैसे ये किरण जा रही है दर्पण की तरफ, यहां पर टकराई, तो इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। ये किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। यानी जो किरण परावर्तक तल से टकराती है या परावर्तक तल की ओर जाती हुई दिखाई देती है, उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। और जिस बिंदु पर टकराती है, जैसे यहां पर टकरा रही है ये किरण, इस स्थान पर ये किरण टकरा रही है, ये बिंदु पर, ये बिंदु है यहां पर छू रही है इस बिंदु पर, तो इस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर किरण दर्पण के परावर्तक तल पर टकराती है, उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक, तो आपतित किरण किसे कहते हैं? जो किरण दर्पण की ओर जाती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। यानी जिस स्थान पर किरण टकराएगी वो स्थान कहलाएगा आपतन बिंदु। फिर टकराने के बाद क्या होगा? ये किरण परावर्तित होगी, तो परावर्तित मतलब इसी माध्यम में ये किरण वापस आ जाएगी।
तो इस वापस आने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। तो वापस आने वाली किरण जो है ये कहलाएगी परावर्तित किरण। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, इस आपतन बिंदु पर, यहां पर इस ये जो तल है हमारा दर्पण का, इस तल के लंबवत हम एक लाइन खींचते हैं 90 अंश के कोण पर। ये कोण 90 अंश का होना चाहिए, ये कोण 90 अंश का होना चाहिए। तो इस लाइन को हम कहते हैं अभिलंब। जो ये लाइन है इसको कहा जाता है अभिलंब। तो अभिलंब की परिभाषा ऐसे कही जाती है कि दर्पण की सतह के लंबवत आपतन बिंदु पर जो रेखा खींची जाती है उसे हम अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर दर्पण की परावर्तक सतह के लंबवत जो रेखा खींची जाती है उसे हम अभिलंब कहते हैं। ठीक, तो कितनी परिभाषाएं हो गई, परावर्तक तल हो गया, आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई, आपतन बिंदु हो गया और अभिलंब हो गया। तो ये 5 परिभाषाएं हुई। ठीक, ठीक है, समझ में आई? यस सर। यस सर। अच्छा, अब 2 परिभाषाएं भी और हैं। देखो, एक ये आपतित किरण हुई, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो इनके बीच में ये एक कोण बन रहा है, इनका बीच, इन दोनों का जो झुकाव है एक दूसरे पर, इस झुकाव को कहते हैं कोण। तो ये जो कोण बन रहा है इस कोण को कहते हैं हम आपतन कोण। ये कोण कहलाता है आपतन कोण। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। ये सब छोटी छोटी परिभाषाएं याद कर डालो बिल्कुल, इसमें छोटे छोटे टिप्पणी में पूछी जाती हैं अक्सर। तो उसी प्रकार से एक कोण इधर भी बन रहा है, ये देखो, ठीक है, दिख रहा है? एक कोण ये बन रहा है, यानी ये कोण किसके बीच में बन रहा है? परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। और ये कौन सी, ये क्या है? अभिलंब। ये अभिलंब है। तो इन दोनों के बीच का जो झुकाव है ये, तो ये क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। ये कहलाता है परावर्तन कोण। तो 2 परिभाषाएं और हो गई, आपतन कोण और परावर्तन कोण। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, तो ये कुछ परिभाषाएं थीं जो इस परावर्तन से संबंधित हैं। परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणों का किसी चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो परावर्तन से संबंधित ये विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हैं, ये ठीक से समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब परावर्तन के कुछ नियम भी होते हैं। तो परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं? ये परावर्तन की क्रिया जो होती है कुछ नियमों पर निर्भर होती है। परावर्तन के नियम, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। जैसे ये दर्पण है, ये अभिलंब हो गया, ये ऐसे करके होता है, तो ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई और ये अभिलंब हो गया। तो ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। तो परावर्तन का पहला नियम ये है कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण को कहा जाता है I और परावर्तन कोण को कहा जाता है R। तो पहला नियम होता है कोण I बराबर कोण R, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यानी अगर आपतन कोण 31 अंश का है तो परावर्तन कोण भी 31 अंश का ही होगा। अगर आपतन कोण 40 अंश का है तो परावर्तन कोण भी 40 अंश का ही होगा। ठीक,
तो पहला नियम ये हो गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। दूसरा नियम है कि ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और वो यहाँ पर क्या है, कागज का तल। ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण ये जा रही है तो अभिलंब जो है हमारे मुंह की तरफ आ जाएगा ऊपर निकल के बाहर, और परावर्तित किरण दूसरी तरफ चली जाएगी कहीं, ऐसा है। तीनों कागज पर ही रहेंगे और कागज के तल में ही रहेंगे। आई बात समझ में? तो दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस प्रकार से परावर्तन के दो नियम होते हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, और दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इतना समझ में आ गया? यस सर जी। यस सर। अच्छा, फिर जब हम शीशे में अपना मुख देखते हैं तो शीशे के भीतर हमें अपना क्या दिखाई देता है? मुंह। अपना मुंह दिखाई देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसकी छाया हमको दिखाई देती है। यूं कहो कि उसका प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। हाँ, उसकी इमेज, अपनी ही फोटो हमको दर्पण के अंदर नजर आती है। ठीक, तो अगर उस प्रतिबिंब को हम छूना चाहें तो हम छू सकते हैं? नहीं। अगर छूना चाहें तो हम छू सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर हमारी दीवार पे अगर हमारी छाया बन रही है, उसको छूना चाहें तो उसको छू सकते हैं। छाया को तो हम छू सकते हैं। दर्पण के आगे हम जितनी दूर खड़े हैं, प्रतिबिंब भी हमको उतनी दूर पीछे ही नजर आता है ना। यस सर। दर्पण के आगे हम मान लो 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो हमको प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर पीछे 1 मीटर दूर दिखाई देता है। लेकिन अगर दर्पण के पीछे हम झांक के देखें तो 1 मीटर पर कुछ दिखाई देगा? क्यों? क्योंकि दर्पण तो दीवार पे टंगा होगा। अधिकतर में तो दर्पण जो होगा वो दीवार पे टंगा होगा, तो दीवार में पीछे कहाँ कुछ दिखाई देगा। लेकिन फिर भी दर्पण के अंदर तुमको बड़ी अंदर तक दिखाई देता है, बड़ी गहराई तक दिखाई देता है। दर्पण के अंदर जितना गहरा तुम्हारे पीछे होगा, जितनी दूर तक, वो उतना पूरा सब दर्पण के अंदर दूर तक दिखाई देगा, होगा ना। तो इसलिए ये प्रतिबिंब जो बन रहा है, ये प्रतिबिंब तुम्हें सिर्फ दिख रहा है, लेकिन ये वास्तव में वहां पर प्रतिबिंब होता नहीं है। तो ऐसा प्रतिबिंब कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। ऐसा अभी बताते हैं कि क्यों ऐसा होता है। ये प्रतिबिंब कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। इसके अलावा कुछ प्रतिबिंब ऐसे होते हैं, उनको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। यानी जिन प्रतिबिंबों को हम देख भी सकते हैं और उन प्रतिबिंबों को हम छू भी सकते हैं। जैसे तुम्हारी छाया, उसको तुम छू सकते हो। यस सर। या हम पिक्चर हॉल में जाते हैं फिल्म देखने के लिए, तो पर्दे पर जो चित्र चलते रहते हैं, जो हम देखते हैं फिल्म, तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, क्योंकि उन प्रतिबिंबों को हम पर्दे पर छू सकते हैं। पर्दे को हम जाके छुए उस जगह पर, तो हम उस प्रतिबिंब को छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। लेकिन अपने प्रतिबिंब को जो हम दर्पण में देख रहे हैं, उसको हम सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन उसको हम छू नहीं सकते हैं। तो जिस प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, ऐसे प्रतिबिंब को कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। और इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर तुमको अपना चेहरा दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर दिख रहा है, तो दर्पण के पीछे अगर 1 मीटर की दूरी पर कोई पर्दा लगा दो, तो क्या वहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा? बताओ। अगर शीशे के पीछे तुम 1 मीटर की दूरी पर पर्दा लगा दो कोई एक, ठीक, या दीवार से 1 मीटर दूर आगे खिसका के दर्पण को रखो, और फिर दर्पण के आगे तुम 1 मीटर की दूरी पर खड़े हो, तो क्या तुम्हारा प्रतिबिंब दीवार पे बनेगा? नो सर। नहीं बनेगा ना। यानी ऐसे प्रतिबिंब को हम दीवार पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रतिबिंब तुम देख तो रहे हैं, दर्पण में हमें दिख तो रहा है, लेकिन वो हमें दीवार पर नहीं बन रहा है। तो ऐसा प्रतिबिंब कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और उसको पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे प्रतिबिंब को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्रकाश की किरणें होती हैं
जो आपतित किरण होती है वो फिर टकराने के बाद क्या करती है, परावर्तित होती है। तो जब परावर्तित होने के बाद कई किरणें जब किसी दर्पण पर पड़ती हैं तो वो दर्पण से परावर्तित होती हैं टकराने के बाद फिर वो फिर परावर्तित होने के बाद अलग अलग कोण पे परावर्तित होती हैं, तो अलग अलग कोण पे जाकर के फिर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो कुछ किरणें तो वास्तव में मिल जाती हैं और कुछ किरणें नहीं मिल पाती, जिनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी वो किरणें जो होंगी वो नहीं मिल पाएंगी। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब जो होता है वो नहीं बन पाता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। तो जब किरणें वास्तव में काटती हैं तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और अगर नहीं काट रही हैं तो काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसलिए वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो जब किरणें वास्तव में काट रही होती हैं तो उस प्रतिबिंब को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जब किरणें वास्तव में ना काट करके काटती हुई प्रतीत होती हैं तो उस प्रतिबिंब को हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है ये अब बताते हैं तुमको। देखो गई, हाँ, तो अब ये प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक, इसको देखते हैं। देखो जैसे हम यहाँ पर इसको ऐसे बना लें, ये क्या है, दर्पण है कोई, ठीक, ऐसे करके दर्पण बनता है, इधर पॉलिश दिखाई जाती है तो इधर से परावर्तन होगा। दर्पण के आगे कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, ठीक, तो हम बताते हैं कि यहाँ पर दो किरणें मान लेते हैं चलती है, एक किरण ऐसे गई और एक किरण ऐसे गई। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक अभिलंब बनाएं, एक अभिलंब यहाँ पर बनाएं, तो जिस कोण से ये गई है किरण उसी कोण से ये वापस होगी, और जिस एंगल से या जिस कोण से ये वाली किरण जा रही है उसी कोण से ये भी किरण वापस होगी, ठीक। तो अब आगे देखो इन दोनों के बीच की दूरी जो है ये तो बढ़ती चली जा रही है ना। अगर इसको आगे बढ़ाएं हम तो क्या होगा, ये आगे जाके कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी ना, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ये दोनों किरणें एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो ये दोनों आगे जाके कहीं मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन जब तक मिलेंगी नहीं प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो अगर इनको मिलाना है तो हम कैसे मिलाएंगे, इनको हम पीछे बढ़ाते हैं, ठीक। अगर पीछे बढ़ाते जाए तो ये कहां मिल रही है, यहां पर मिल रही है, देखो, ठीक, इस जगह पर ये किरणें मिल जा रही हैं, ठीक। तो जहां पर ये किरणें मिलेंगी उस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तुम दो की जगह तुम 3 किरणें बना सकते हो, 4 किरणें बना सकते हो, लेकिन 2 किरणों से मिनिमम काम चल जाता है, तो इसलिए 2 किरणें बनाई जाती हैं कम से कम। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणें हमेशा बनानी चाहिए, क्योंकि तभी तो कटेंगी। काटने के लिए कम से कम 2 किरणें चाहिए होंगी, और 2 से ज्यादा भी बना सकते हो, लेकिन ज्यादा बनाएंगे तो चित्र गंदा हो जाएगा, इस वजह से केवल 2 किरणों को बना करके काम चला लिया जाता है, ठीक। तो ये आगे इधर तो किरणें मिलेंगी नहीं, कहीं पर इधर मिलेंगी, इधर पीछे बढ़ाने पर ये किरणें इस जगह पर मिल रही है, ये बिंदु मान लो P है, ठीक। तो इस P वाले स्थान पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अब देखो यहां पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किरणों के वास्तव में काटने पर तो बन नहीं रहा है, क्योंकि किरणें तो इधर से आई और इधर चली गई। ये किरण इधर से आई और इधर चली गई, किरण पीछे तो जा नहीं रही है। लेकिन पीछे अगर हम इन किरणों को बढ़ाएं तो हमको यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्यों? क्योंकि हमको यहीं पर प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, इसका मतलब किरणें यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। वास्तव में नहीं मिले, वास्तव में मिलेंगी तो इधर की तरफ मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं, तो इधर की तरफ तो कहीं मिल नहीं रही है, मिल कहां रही है, पीछे की तरफ, और पीछे कुछ है नहीं दर्पण के, तो इसलिए ये किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसलिए इस ऐसे प्रतिबिंब को हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। यानी जब किरणें, परावर्तित किरणें वास्तव में न मिल करके मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो समतल दर्पण के द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सभी आभासी प्रतिबिंब ही होते हैं, ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उन प्रतिबिंबों में और भी कुछ खास बातें होती हैं। तुम बताओ कि वो, हाँ, जो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनमें और क्या क्या खास बात होती है?
तुम अपना मुंह देखते हो, उसमें और क्या क्या चीजें तुमको समझ में आती हैं कि कैसा दिख रहा है, उसमें क्या क्या विशेषताएं तुमको नजर आती हैं जब अपना मुंह देखते हो तुम, बताओ। सर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। यानी प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है, और क्या बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो वस्तु के आकार के बराबर बनता है, यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जितना बड़ा हमारा चेहरा होगा उतना ही बड़ा दिखाई देगा। समतल दर्पण की बात हो रही, जिसकी सतह समतल हो, एकदम बराबर हो, सब जगह खुली पिचकी ना हो। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है। और क्या होते हैं? और सब प्रतिबिंब में बायां हिस्सा दाएं तरफ और दाएं हिस्सा बाएं तरफ दिखता है। हाँ, प्रतिबिंब में बाएं की तरफ की चीज जो होती है वो दाहिनी तरफ दिखाई देती है, और दाहिनी तरफ की चीज बाएं तरफ दिखाई देती है। इस क्रिया को हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व मतलब किनारे, किनारे उसके बदल जाते हैं, दाहिना किनारा बायां दिखाई देता है, बायां किनारा जो होता है वो दाहिना दिखाई देता है, यानी वस्तु जो होती है वो फ्लिप हो जाती है, वो पलट जाती है। ठीक है, तो ये एक बड़ी खासियत है समतल दर्पण की। तो और क्या चीज होती है? सर, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी बनता है जितनी दूरी पे वस्तु दर्पण के आगे रखी जाती है। प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर तुम कोई वस्तु को दर्पण के आगे रखोगे। अगर तुम 1 मीटर पे बैठोगे दर्पण के आगे तो प्रतिबिंब तुम्हारा दर्पण के अंदर 1 मीटर की दूरी पर दिखाई देगा। अच्छा, उसके बाद आता है विसरित परावर्तन। एक चीज और बची है, विसरित परावर्तन। देखो, हम अगर कमरे में बैठे हैं और बाहर अगर हमें धूप दिखाई दे रही है, धूप निकली हुई है, तो वो धूप कमरे के भीतर क्यों नहीं आ रही है, बताओ? लेकिन रोशनी कमरे के भीतर आ रही है, प्रकाश कमरे के भीतर हो जाएगा। अगर बाहर धूप निकली होगी तो कमरे में प्रकाश दिखाई देगा, कमरे में चीजें हमको दिखाई देंगी, लेकिन बाहर जो धूप है वो कमरे के अंदर नहीं आएगी। होगा ना? बोलो। बाहर धूप होने पर कमरे में भी रोशनी आ जाती है, कमरे में डायरेक्ट धूप ना आए फिर भी कमरे में प्रकाश आ जाता है। तो ये कैसे आ जाता है? ये दीवारों पर पड़ता है, जमीन पर पड़ता है, पेड़ पौधों पर पड़ता है, दरवाजों पर पड़ता है, वहां से टकरा करके ये कमरे के अंदर परावर्तित होकर के आ जाता है। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी तल पर पड़ती हैं तो वो चारों दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का विसरित परावर्तन। जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर के अलग अलग कई दिशाओं में परावर्तित हो जाता है। इसीलिए कमरे में सीधी धूप न आने पर भी कमरे में प्रकाश पहुंच जाता है। अगर बाहर धूप निकली है, बाहर रोशनी है, सूरज निकला हुआ है, तो तुम्हारे कमरे के भीतर भी रोशनी अपने आप आ जाती है। सभी वस्तुओं को हम इसी प्रकार के परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। अगर ये परावर्तन ना हो रहा होता तो बाहर धूप निकली है, अगर बाहर सूर्य का प्रकाश है अगर, तो बाहर ही रहता, केवल कमरे में रोशनी नहीं आती। कमरे के अंदर से हमको सूर्य का प्रकाश लाने के लिए कोई ना कोई अन्य उपाय करने पड़ते। अखबार भी सस्ते तथा खुरदरे कागज पर छापे जाते हैं। कापियों के जो पन्ने होते हैं ये अगर खुरदरे नहीं होते हैं, वो कोई बहुत चिकना पन्ना होता है अगर, तो क्या होता है, हमें ऊपर उस पर पढ़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो चमकता है। फिर अगर चमकता है तो हमको उस किताब को पढ़ने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए अखबार वगैरह के किताबों के पन्ने, जो हमारी पढ़ने वाली किताबें हैं, इनके पन्ने कैसे बनाए जाते हैं? खुरदरे बनाए जाते हैं, जिससे कि हमको पढ़ने में आसानी हो। नहीं तो क्या होगा, चमक पड़ेगी, और चमक से क्या होगा, हमको पढ़ने में असुविधा होगी। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का विसरित परावर्तन। यानी प्रकाश जब किसी खुरदरे तल पर पड़ता है तो वह विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का विसरित परावर्तन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा वो कौन सा था? समतल दर्पण। अभी तक जो परावर्तन हमने पढ़ा था वो समतल दर्पण के द्वारा पढ़ा था।
तो दर्पण क्या होता है, अभी तुमको बताया कि अगर कोई भी कांच की पट्टी हो और उसके एक तरफ हम पॉलिश कर दें तो दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। तो इस प्रकार इसको हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो ये दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं। अभी तुमने एक पढ़ा था समतल दर्पण। Yes, समतल sir. दर्पण का मतलब जिसकी सतह जो हो एकदम समतल हो, सीधी हो एकदम। तो इसका मतलब अगर सीधी नहीं है तो भी वो दर्पण बन सकता है। क्यों? अगर सीधी सतह ना हो, कोई कांच की मुड़ी हुई गोलाई में कोई प्लेट हो, अगर गोल गोल घूमी हुई हो, तो उसको भी तो हम दर्पण बना सकते हैं। उसकी भी एक सतह पर पॉलिश कर दें तो वो भी एक दर्पण बन जाएगा, लेकिन उस दर्पण को हम समतल दर्पण नहीं कहेंगे। क्यों? उसका तल जो है वो समतल ना होकर के कैसा होगा, गोलीय हो जाएगा। तो समतल दर्पण ना होकर के वो क्या कहलाएगा, फिर गोलीय दर्पण कहलाएगा। इसका मतलब दर्पण के बाद कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। या तो वो समतल दर्पण होंगे या गोलीय दर्पण होंगे। ठीक? तो समतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। अगर उसकी एक साइड में हम पॉलिश कर दें तो दूसरी साइड को हम क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ कहेंगे, क्योंकि परावर्तन उसी साइड से होगा। तो उसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो अगर उसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो समतल होता है तो हम ऐसे दर्पण को हम कहते हैं समतल दर्पण। और अगर किसी दर्पण का परावर्तक तल गोलीय होता है, गोलाकार होता है, तो ऐसे दर्पण को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में तुमने आज सब कुछ पढ़ लिया। ठीक? अब इसके बाद आता है गोलीय दर्पण। ठीक? अब गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे।